इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें गिवन है कि हमारे पास दो चेयर है, चेयर ए और चेयर बी। तो ये एक यूजीडब्ल्यू का क्वेश्चन है, मतलब यूजीडब्ल्यू में जो वेबसाइट है यूजीडब्ल्यू का IIIT हैदराबाद का, तो वहाँ से मैंने ये PDF लिया था। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2 chairs A and B are in an empty room overnight. Chair A is made of steel while chair B is made of wood. In the night and in the morning the temperature of the room is 290 Kelvin. तो जो 290 केल्विन है हमारे पास, वो 290 केल्विन होता है हमारे पास 290 माइनस 273 इज इक्वल टू 17 डिग्री सेल्सियस। तो 290 माइनस 273 करके ये 17 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारे पास। इन द मॉर्निंग ए पर्सन चूजेस बिटवीन चेयर ए एंड चेयर बी एज द सीट बाय फिलिंग द चेयर एंड चूजिंग वन विच फील्स वार्मर। मतलब जो चेयर ए है हमारे पास वो बना है स्टील से, और जो कि यहाँ पे हमारे पास चेयर बी है वो बना है वुड से। तो नाइट और मॉर्निंग में इसका टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक पर्सन ने चेयर ए और चेयर बी में से चूज़ किया कि सीट बाय फीलिंग द चेयर। तो चेयर को टच करके उसने फील किया कि कौन सा ज़्यादा वार्म होगा, चूजिंग वन विच फील्स वार्मर। तो जो चेयर वार्मर फील होगा उसको उसने चूज़ किया। अब आप देखो कि जब टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है तो जो स्टील है हमारे पास, आपको पता है कि स्टील का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है वुड से। तो स्टील जो है उसका टेम्परेचर वुड के टेम्परेचर से बहुत कम होगा। तो एक पर्सन चोजेस डैश एज इट फील्स वार्मर। तो पर्सन चोजेस डैश एज इट फील्स वार्मर। तो वार्मर कौन सा फील होगा? ऑब्वियसली वुड वाला चेयर वार्मर फील होगा। चेयर बी, मतलब चेयर बी जो है हमारे पास वो यहाँ पे हो जाएगा आंसर। चेयर बी वार्मर फील होगा, क्योंकि आप देखो कि जब 17 डिग्री सेल्सियस रहता है हमारे पास टेम्परेचर, तब ऑब्वियसली चेयर ए जो है हमारे पास, चेयर ए ये ज़्यादा हीट कंडक्ट, मतलब जो हीट कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज डैश हैज़ डैश डैश देन डैश। बिकॉज यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज वुड हैज़ लोअर हीट कंडक्टिविटी देन मेटल। बिकॉज वुड हैज़ लोअर हीट कंडक्टिविटी देन मेटल। क्योंकि जो वुड है हमारे पास उसका जो हीट कंडक्टिविटी है वो मेटल से कम होता है, तो इसलिए जो मेटल है वो हीट कंडक्ट ज़्यादा करेगा। और हीट मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर ऑलरेडी कोल्ड है हमारे पास। तो जो स्टील होगा वो कोल्ड होगा, लेकिन जो वुड होगा वो वुड हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा वार्म होगा। तो इसका सोल्यूशन ये है हमारे पास आ गया, ये होगा पर्सन चोजेस चेयर बी एज इट फील्स वार्मर बिकॉज वुड हैज़ लोअर हीट कंडक्टिविटी देन मेटल। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ यूजीडब्ल्यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर, मतलब जो सैम्पल REAP का क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि यूजीडब्ल्यू की वेबसाइट में अवेलेबल है। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कंसिडर ए रोप फिक्स्ड एट बोथ एंड्स अंडर टेंशन सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल। मतलब आप एक ऐसा रोप मान लो जिसको दोनों एंड से हमने फिक्स कर दिया है। नाउ द राइट एंड इज कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेटेड। राइट एंड इज कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेटेड, मतलब ये जो राइट एंड है इसको हम ऑसिलेट करवा रहे हैं एट ए हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो बहुत ज़्यादा है। से V = 100 हर्ट्ज़, इसको हम 100 हर्ट्ज़ मान लेते हैं। एंड इन ए डिरेक्शन अलोंग द रोप। एंड इन ए डिरेक्शन अलोंग द रोप मतलब ये ऐसे करके ऑसिलेट हो रहा है, ऐसे करके रोप की डिरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज नेग्लिजिबल। अच्छा, जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे हमारे पास वो नेग्लिजिबल दिया है हमारे पास। द ऑसिलेशन ट्रेवल्स अलॉन्ग द रोप एंड इज रिफ्लेक्टेड एट द लेफ्ट एंड। मतलब ये जो रोप है हमारे पास, ये रोप यहाँ पे लेफ्ट साइड ट्रेवल कर रहा है, लेफ्ट साइड से धक्का खा के रिफ्लेक्ट होके ये राइट साइड वापस ऐसे आ रहा है, ऐसे। लेट द टोटल लेंथ ऑफ रोप भी L। जो टोटल लेंथ है यहाँ पे हमारे पास रोप का वो हमने L मान लिया, L है हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ रोप।
टोटल मास भी m, जो रोप का मास है हमारे पास वो होगा हमारे पास m। तो इसके बाद हमें दिया गया आफ्टर इनिशियल फेज, हाँ आफ्टर इनिशियल फेज से ए मिनट और सो द रोप हैज़ डैश वेव, मतलब ये रोप ऑसिलेट तो कर रहा है लेकिन 1 मिनट के बाद इसका जो आफ्टर इनिशियल फेज से मिनट और सो, मतलब 1 मिनट बाद इसका जो डैश वेव, मतलब कौन सा वेव होगा इसके पास, ये हो जाएगा हमारे पास स्टेशनरी वेव। लेकिन क्यों होगा ये स्टेशनरी वेव, आप देखो कि इस साइड से हम इसको कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेट करवा रहे हैं तो ये सामने जाके धक्का खा रहा है और धक्का खा के फिर से ऑपोजिट, मतलब जो ऑपोजिट पाथ होता है ना, ऐसे करके ये ट्रेस हो रहा है ऑपोजिट पाथ से, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऐसे ट्रेस हो रहा है। तो इसकी वजह से हमें एक स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव मिल जाएगा, मतलब वेव को देख के हमें लगेगा कि वेव एक जगह पे फिक्स्ड हुआ है, वेव मूव नहीं कर रहा है, ये हमें देख के ऐसा लगेगा क्योंकि जो वेव जा रहा है वही सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वापस ऑपोजिट पाथ से ट्रेस बैक हो रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पहले स्टेशनरी। फिर ब्लैंक टू देख लेते हैं, व्हिच इज डैश इन नेचर, ये होगा लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि आप देखो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है, जो कि बैक एंड फोर्थ ऐसे मूवमेंट हो रहा है, मतलब ये जो वेव है ये ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं हो रहा। आप देखो कि इसमें दिया भी है कि एम्पलीट्यूड नेग्लिजिबल है, इसका मतलब ये ऊपर नीचे मूव नहीं हो रहा है, ये बस ऐसे 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 करके लेफ्ट राइट बैक एंड फोर्थ मूव हो रहा है। इट रिजल्ट्स इन सुपरपोजिशन ऑफ लेफ्ट ट्रैवलिंग एंड राइट ट्रैवलिंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, क्योंकि जो ये वेव है लेफ्ट वाला वो भी लॉन्गिट्यूडिनल और राइट ट्रैवलिंग वेव भी लॉन्गिट्यूडिनल है, और दोनों का जो सुपरपोजिशन वेव है वो भी लॉन्गिट्यूडिनल है। सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी कैन बी ऑफ द फॉर्म। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, तो आप देखो कि डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ पे कैसे करेंगे कि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम होता है, मतलब ये (-1) का डायमेंशन है यहाँ पे। अब देख लो, आप कोई ऑप्शन पिक कर लो, जैसे स्क्वायर रूट, आप देख लो स्क्वायर रूट L/G देख लो, तो स्क्वायर रूट L/G मतलब स्क्वायर रूट L क्या होता है, L होता है मीटर, अगर मान लो कि L मीटर होता है, G क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकंड, एक सेकेंड, L/G, L होता है मीटर और G होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे सेकंड स्क्वायर ऊपर आना चाहिए, तो ये नहीं होगा क्योंकि अगर सेकंड स्क्वायर ऊपर आ गया तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब ये T बन जाएगा, और जो रूट G/L बनेगा हमारे पास, रूट G/L देख लो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू ये होगा, तो ये कट जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास (10⁻⁻1) का डायमेंशन। तो इसका आंसर होगा स्क्वायर रूट G/L, और ये ब्लैंक 1 ब्लैंक 5 हो गया, और ब्लैंक 2 जो होगा वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल, ब्लैंक 3 भी लॉन्गिट्यूडिनल होगा, क्योंकि आप देख लो कि ब्लैंक 2 में हमारे पास है व्हिच इज डैश इन नेचर, तो ब्लैंक 2 में आप देखो कि ये बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन हो रहा है और ऊपर नीचे कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड तो ऑलरेडी नेग्लिजिबल है ही, तो ऊपर नीचे ऑसिलेशन नहीं हो सकता, तो बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल बन जाएगा। और ये अगर लॉन्गिट्यूडिनल हुआ तो इट रिजल्ट, लॉन्गिट्यूडिनल का रिजल्ट क्यों होगा कि रिजल्ट फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ लेफ्ट ट्रैवलिंग एंड राइट ट्रैवलिंग। अब देखो कि अगर लेफ्ट ट्रैवलिंग और राइट ट्रैवलिंग वेव का अगर ऐसे सुपरपोजिशन होता है तो दोनों ही लॉन्गिट्यूडिनल है, क्योंकि अगर दोनों लॉन्गिट्यूडिनल नहीं हुआ तो जो रिजल्टिंग सुपरपोजिशन वेव है वो कैसे लॉन्गिट्यूडिनल होगा, तो दोनों ही लॉन्गिट्यूडिनल होना पड़ेगा। और लास्ट में देखो कि ब्लैंक 4 में क्या दिया है, ब्लैंक 4 में हमारे पास दिया है कि दिस रिजल्टिंग वेव है फ्रीक्वेंसी, वेव का फ्रीक्वेंसी होगा इक्वल टू, ये होगा इक्वल टू दैट ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी नहीं, ये इक्वल टू क्यों होगा हम देख लेते हैं कि इक्वल टू ये इसलिए होगा कि आप देखो कि ये हमारे पास था हमारा रोप, मतलब रोप को हमने इस साइड से फिक्स कर दिया, इस साइड से फिक्स कर दिया, और इस साइड को हम कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेट करा रहे थे, कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेट करा रहे थे इस साइड को, और ये रोप यहाँ पे जाके धक्का खा के वापस ऐसे आ रहा था। तो आप देख सकते हो कि ये रोप आप
इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको हम फोर्स कर रहे हैं ऑसिलेट करने के लिए। राइट साइड में हम कंटिन्यूसली इसको ऑसिलेट करवा रहे हैं, तो ये ऑसिलेट हो रहा है, तो हम इसको फोर्स करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। मतलब जो फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है ना, उसमें इक्वल टू होता है जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है, जो रिजल्टिंग वेव का फ्रीक्वेंसी होता है वो इक्वल टू होता है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी न्यू का। हेलो दोस्तों, एंड दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ आवर UGEE PDF। जो सैम्पल PDF दिया है UGEE के वेबसाइट में, इसका थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में ये दिया गया है कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड देयर यूज्ड टू बी फेयर। मतलब मैं जब छोटा बच्चा था तब एक फेयर होता था इन आवर टाउन ड्यूरिंग दिवाली एंड Eid festival. Among the many things I saw was a strange puppet show. There were 3 puppets, one of a man, another of a woman, and the third of a Rakshasa demon. Whenever the Rakshasa was brought close to the woman, जब Rakshasa was brought close to woman, she would turn away her face. मतलब इसको ये रिपेल होगा। But when the man was brought closer to her, woman, जब man को हम इसके पास ले जाते थे, when man was brought closer to the woman, she would turn her, but when man was brought closer, she would turn back and face the man. अच्छा, मतलब face attract। I and my friends looked at this show and argued for hours what caused the woman to turn her face. Choose one or more of the options given about my childhood experience above. The strange behavior of the woman puppet was, जो स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द वुमेन पपेट ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि मैं जब राक्षस को वुमेन के पास ले जा रहा हूँ तो उसका फेस रिपेल हो रहा है, लेकिन जब मैन को मैं वुमेन के पास ले जा रहा हूँ तो उसका फेस अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसका बिहेवियर क्यों होगा? एक तो इसका कारण हो सकता है कि उस पर मैग्नेट लगा हो, और एक ये भी कारण हो सकता है कि उस पर स्ट्रिंग्स लगा हो। तो ऑप्शन है कि डेफिनेटली बिकॉज ऑफ समवन वाज मूविंग विद स्ट्रिंग्स, ये तो नहीं होगा। डेफिनेटली बिकॉज देयर आर मैग्नेट्स, ये भी नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते कि स्ट्रिंग है या मैग्नेट है। तो थर्ड नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुड बी बिकॉज ऑफ मैग्नेट्स इन द हेड्स ऑफ ऑल 3 पपेट्स और समवन मूविंग देम विद स्टिक्स। तो ये कोई मूव भी कर सकता है स्टिक्स के सहारे, और कोई मैग्नेट भी लगा सकता है। तो 3 नंबर ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ देयर वर मैग्नेट्स फिक्स्ड इन द हेड्स द पपेट्स इनसाइड the head such that one end of the magnet was at the mouth and the other at the back of the head, then the arrangement of the north and south poles of magnets must be। अच्छा, if there are magnets fixed in the head। अच्छा, अब मान लो ये एक head है, heads of the puppets inside the head such that one end of the magnet was at mouth। अच्छा, and the other end at the back of the head। अच्छा, मतलब एक तो है माउथ के ऊपर और एक है बैक ऑफ हेड में। जो माउथ है वो M है और जो बैक ऑफ हेड है वो B है। अरेंजमेंट ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स मस्ट बी। अच्छा, तो नॉर्थ और साउथ पोल का अरेंजमेंट क्या होगा? आप देखो कि मैन वुमेन को अट्रैक्ट कर रहा है। आप एक ऑप्शन पकड़ के चेक कर लो कि मैन वुमेन को क्यों अट्रैक्ट करेगा। अगर मैन में आप देखो इसमें मैन नॉट और वुमेन नॉट, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये रिपेल हो रहा है। मैन नॉट वुमेन साउथ होगा, मैन साउथ मैन मतलब वुमेन साउथ, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये फिर रिपेल हो जाएगा। अब फिर 2 और 4 नंबर में देखो, 4 क्या हो सकता है? 4 में भी मैन साउथ वुमेन नॉट, मैन नॉट वुमेन साउथ, इसमें भी सेम है। तो 2 और 4 हो सकता है। अब डेमन में देखो, डेमन अगर वुमेन में ये साउथ हुआ तो डेमन में भी साउथ है, अगर वुमेन में नॉर्थ है तो डेमन में भी ये नॉर्थ है। और जो मतलब वुमेन का माउथ और डेमन का माउथ आपस में रिपेल करना चाहिए। तो अगर वुमेन का माउथ और डेमन का माउथ आपस में रिपेल करेगा तो फिर इसका आंसर 2 होना चाहिए।
लेकिन अगर हम फिर से इसको चेक करेंगे तो मैन, अब देखो कि मैन का माउथ में नॉर्थ पोल लगा हुआ है और वुमेन के माउथ में साउथ पोल लगा हुआ है, तो अट्रैक्ट करेगा। और वुमेन के माउथ में साउथ पोल है और डेमन के माउथ में साउथ पोल है। वुमेन के बैक में नॉर्थ पोल है, डेमन के बैक में नॉर्थ पोल है, तो इसका ऑप्शन 2 होना चाहिए यहाँ पे, जितना मुझे लग रहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्टेट बैक, अच्छा मतलब एक फ्रेंड रुक गया फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्टेट बैक, मतलब जो शो हो रहा था उसमें, जो पपेट शो हो रहा था उसमें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्टेट बैक वन डे एट द शो एंड kept looking at the puppets for a long time. He asked the manager of the show to move the puppets in certain ways. The manager, as a kind person and with my friend insisting, he agreed to do what my friend asked for, but he did not show होगा शायद, या फिर टेल होगा, कुछ होगा. The friend, if there were magnets in the puppets, but the next day the friend told us that he was sure that there were magnets inside the puppet's faces. What did he ask the manager to do and what could he have seen? He must see the effect after asking for moving the puppets. अच्छा, मतलब क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि एक फ्रेंड रुक गया पपेट शो देखने के लिए और उसने जो मैनेजर, मतलब जो पपेट शो दिखा रहा था जो मैनेजर, उसने उस मैनेजर को रिक्वेस्ट किया कि आप किसी सर्टेन वे पे मूव करा के दिखाओ इसको। और जो मैनेजर ने सर्टेन वे पे मूव करा है तो उसे देख के वो फ्रेंड कन्विंस हो गया कि ये तो पक्का मैग्नेट ही है, कोई स्ट्रिंग नहीं है। तो इसको ये कैसे पता चलेगा, मतलब हमें ये कंफर्म करना होगा कि ये मैग्नेट ही है। आप देखो इस ऑप्शन देख लो, इसमें ऑप्शन देख लो कि बैकवर्ड्स टुवर्ड्स ईच अदर। अच्छा, बैकवर्ड्स टुवर्ड्स ईच अदर मतलब सपोज दो मैग्नेट है तो वो बैकवर्ड्स भी जा सकते हैं, टुवर्ड्स ईच अदर भी जा सकते हैं, तो ये हो सकता है, एक चीज़, एक पॉसिबिलिटी है। एट डिफरेंस पे, अच्छा स्पीड के साथ मैग्नेटिज्म का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, तो इसको क्रॉस कर। तो अप एंड डाउन, अगर हम मैग्नेट को अप एंड डाउन मूव करते हैं फिर भी मतलब कोई एक्स्ट्रा अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको डाउन ऐसे मूव करूँगा तो फिर मैं स्ट्रिंग या फिर वायर के साथ भी कर सकता हूँ। ऑन द सेम प्लेन बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम प्लेन बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर मैं एक ही प्लेन में डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ फिर भी मैं इसको स्ट्रिंग से कर सकता हूँ। इसमें मैग्नेट अगर नहीं भी हो फिर भी चलेगा, लेकिन बैकवर्ड्स टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब अगर बैकवर्ड्स टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब मैं अगर उसको बैकवर्ड्स फेस कर रहा हूँ और अगर टुवर्ड्स ईच अदर इसको मूव करना है तो इसको डेफिनेटली मैग्नेट होना पड़ेगा। तो आंसर ही 1 नंबर हो जाएगा, बैकवर्ड्स टुवर्ड्स ईच अदर। हेलो दोस्तों, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ UGEE सैम्पल PDF, जो कि UGEE वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि मेरा एक टीचर है, योर टीचर यूजेस ए ओइंग बैलेंस टू टेक इक्वल अमाउंट ऑफ 2 सब्सटेंसेस, टार्ट्रिक एसिड एंड वॉशिंग सोडा। तो मेरा जो टीचर है, केमिस्ट्री टीचर, उसने एक ओइंग बैलेंस लिया और इक्वल अमाउंट ऑफ टार्ट्रिक एसिड और वॉशिंग सोडा यूज़ किया, से 1 ग्राम ईच, मतलब 1 ग्राम टार्ट्रिक एसिड और 1 ग्राम वॉशिंग सोडा यूज़ किया उन्होंने। ईच इज़ डिजॉल्व सेपरेटली इनटू 100 cc ऑफ वाटर। हमने पहले यहाँ पे 100 cc वाटर यहाँ पे ले लिया और उस वाटर पे पहले हमने वॉशिंग सोडा डाला और एक और हमने 100 cc वाटर लिया, वाटर बिकार, और उसमें भी हमने टार्ट्रिक एसिड डाल दिया। एक में हमने डाला वॉशिंग सोडा, एक में हमने डाला टार्ट्रिक एसिड। Each is dissolved separately into 100 cc of water. In 1 drop of the acid solution and 1 drop of basic solution we have. आप देखो कि अगर मैंने वॉशिंग सोडा को 1 ड्रॉप डाला और मैंने अगर टार्ट्रिक एसिड का 1 ड्रॉप डाला, तो आप एक चीज़ याद रखना कि टार्ट्रिक एसिड जो होता है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा ही वीक एसिड है, लेकिन जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा भी क्विक बेस है, लेकिन ऑब्वियसली टार्ट्रिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब टार्ट्रिक एसिड का एसिड बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन वॉशिंग सोडा का बेसिक कैरेक्टर फिर भी ठीक ठाक है। तो जो सोल्यूशन हमारे पास फाइनल बनेगा, तो उस सोल्यूशन को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि न्यूट्रल होगा, क्योंकि आप देखो कि उसमें बेस ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर बेस, क्योंकि ये वीक नहीं है। इस वॉशिंग सोडा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है अगर कंपेयर करें हम टार्ट्रिक एसिड से। सो ये जो सोल्यूशन होगा हमारे पास वो बेसिसिटी और एसिडिटी वो मतलब अलग से होगा। मतलब आप देखो कि इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली नहीं होगा, इक्वली एसिडिक बेसिक सब्सटेंस नहीं होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड क्वांटिटी pH7 ये भी नहीं होगा। मतलब अगर हम 1 ड्रॉप एसिड सोल्यूशन एंड 1 ड्रॉप बेसिक सोल्यूशन डालें तो ये होगा कि एसिडिटी इन वन एंड बेसिसिटी इन अदर आर नॉट इक्वल। तो मैंने ये बोल दिया कि एसिडिटी यहाँ पे कम होगा, बेसिसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक ए फ्यू cc ऑफ एसिडिक सोल्यूशन, few cc of acidic solution in a test tube and mix with few drops of colored phenolphthalein
सोल्यूशन इनटू इट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में भी। अच्छा, तो अगर हमने देखिए हमने पहले फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन बनाया कैसे, प्रिपेयर्ड इन बेसिक मीडियम। जब भी हम फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन को बेसिक मीडियम पे बनाते हैं तो उसका कलर रहता है पिंक हमारे पास। जब भी फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन को हम बेसिक मीडियम में बनाते हैं तो उसका कलर पिंक होता है हमारे पास, और उस पिंक कलर को जब हम डालते हैं किसी एसिड में तब वो, आप देखो कि फेनोल्फथालीन ऑलरेडी बेसिक नेचर का है और जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और जो कलर होता है वो धीरे धीरे करके कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है द कलर डिफ्यूजेस थ्रू द सॉल्यूशन एंड फाइनली डिसअपीयर्स, ये हो जाएगा करेक्ट हमारे पास। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। हेलो दोस्तों, वेलकम। एंड इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन हमने लिया है UGW वेबसाइट सैम्पल क्वेश्चन PDF रीप, UGW रीप का जो सैम्पल PDF है UGW वेबसाइट से वहाँ से हमने लिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हाउ मेनी सोल्यूशन आर देयर टू द इक्वेशन x1 + x2 + x3 + x4 = 17 वेयर x1 x2 x3 एंड x4 आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 इंटीजर है और यहाँ पे इक्वल टू 17 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है जो बोलते हैं कि हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर टू द इक्वेशन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक कॉमन मेथड होता है अप्लाई करने का। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन, ये हमें निकालना होगा। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास लगता है। आप एक काम करो, आप डायरेक्ट फार्मूला जो है वो हमारे पास ये होता है कि n + r-1 c r-1। n क्या है हमारे पास, n है हमारे पास एक सेकंड, n है हमारे पास यहाँ पे 17 को हमने n मान लिया क्योंकि जो x1 + x2 + x3 + x4 के बाद इक्वल टू लगा है और जो नंबर है हमारे पास वो है 17। तो n का वैल्यू हमारे पास आ गया 17 और जो r है हमारे पास ये r = 4 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि आप देखो 1 2 3 4 यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल दिया है। तो r का वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। तो n + r मतलब n क्या है 17 प्लस r क्या है 4 - 1 c r-1 4 - 1। इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 17 + 4 20, मतलब 17 + 4 21 - 1 20 c 4 - 1 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 20 × 19 × 18 डिवाइडेड बाई 3 × 2 3 2 6 6 3 18। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर 3 2 60 × 19 1140, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया और ये इस क्वेश्चन में जो आंसर है हमारे पास वो आया ऑप्शन नंबर ए 1140। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से हो गया। UGW का ये क्वेश्चन 6 है हमारे पास, जो कि UGW वेबसाइट पे अवेलेबल है सैम्पल PDF REAP का जो क्वेश्चन PDF है उसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है कि द फंक्शन f of x इज डिफाइंड एज फॉलोज, द फंक्शन f of x एट x = 0। अच्छा, ये तो बहुत ईजी है कि आप देखो कि f of x = 2 + x 2 - x। आप x को 0 पुट करके देख लो, x को अगर 0 पुट करते हैं मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग 0 और एक्सटेंडिंग +0 होगा तो दोनों में ये 2 आ रहा है, क्योंकि 2 + 0 = 2 2 - 0 = 2, तो दोनों में ये कंटिन्यूअस है। लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि आप देखो कि अगर हम f' निकालते हैं इसमें तो इसका आंसर आएगा हमारे पास +1 और इसमें f' का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -1। तो ये तो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल है। तो फिर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये 2 नंबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ UGW सैम्पल PDF। तो इस क्वेश्चन में हमें रीप सैम्पल PDF से मैंने लिया था, जो कि UGW वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कंसीडर ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल, इफ एवरीवन शेक्स हैंड विथ एवरीवन एल्स हाउ मेनी हैंडशेक्स टेक्स प्लेस। आप ये देखो इस क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास 20 आदमी है और 20 आदमी अगर आपस में हाथ मिलाएंगे, अगर आपस में 20 आदमी हैंडशेक करेंगे तो फिर जो आप देखो कि अगर हैंडशेक करने में जो कितने आदमी का नीड होता है, अगर कोई हैंडशेक करेगा तो उनको 2 आदमी चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 20 आदमी है और हमें चाहिए यहाँ पे हमारे पास 2 आदमी हैंडशेक करने के लिए। तो नंबर ऑफ वेज अगर हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ हैंडशेक्स टेक्स प्लेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11। तो
ये जो हमारे पास आंसर होगा वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 20C2 जो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारे पास आ गया 20C2, ये होगा हमारे पास आंसर। तो ये है क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। वेलकम बैक दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है UGW वेबसाइट से लिया हुआ सैम्पल पेपर PDF। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है ये वाला। ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड डाई लैंड्स ऑन ए हायर वैल्यू देन फर्स्ट। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आप लोग इसको समझ गए तो, नहीं तो आपको इसको करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली हमें ऐसे सॉल्व करना होगा कि आपको पता है कि जब एक फेयर डाइस को हम रोल करते हैं तो फिर क्या पॉसिबिलिटी होता है हमारे पास। जब हम फेयर डाइस को रोल करते हैं, पेयर ऑफ फेयर डाइस को, तो हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स रहता है। जब दो फेयर डाइस मतलब पेयर ऑफ फेयर डाइस, अगर दो फेयर डाइस को हम रोल करते हैं तो फिर 36 आउटकम्स हमारे पास बनता है। और 36 आउटकम में कुछ ऐसा भी बनेगा कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे करके 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे करके 3 1 4 1 5 1 6 1 और यहाँ पे 3 6 4 6 5 6 6 6 और बीच में जो होगा वो होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 11, फिर 22, फिर यहाँ पे होगा 33, फिर यहाँ पे होगा 44, फिर यहाँ पे होगा 55 और लास्ट में ऐसे करके 66। और इनमें भी ये गैप फिल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके गैप फिल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अभी ये सॉल्व करना होगा तो आप देखो कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड डाई लैंड्स ऑन ए हायर वैल्यू देन द फर्स्ट। जो सेकेंड डाई होगा मतलब सेकेंड डाई लैंड्स ऑन ए हायर वैल्यू देन द फर्स्ट। तो अगर सेकेंड डाई को लैंड करना होगा हायर वैल्यू देन द फर्स्ट, तो फिर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी में हमें जो कॉन्सिक्वेंस मतलब जो इवेंट लेना पड़ेगा वो सिर्फ ये इतना पार्ट होगा, सिर्फ इतना पार्ट होगा। तो इस पार्ट में आप देखो कि कितने नंबर हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आंसर यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे 15/36 अगर हुआ तो ये 3 से कट जाएगा, 3 5 जो 15, 3 12 जो 36। तो 5/12 यहाँ पे होगा हमारे पास आंसर नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5/12। तो ये बहुत ईजी था। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास UGW सैम्पल PDF का क्वेश्चन नंबर 8 पूरा सॉल्व। हेलो दोस्तों, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ UGW सैम्पल PDF व्हिच इज अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ द UGW एग्जामिनेशन ऑफ ट्रिपल हैदराबाद। और चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है ग्राफ और हमें चाहिए इस ग्राफ का शेडेड जो कर्व है इसका एरिया का क्लोजेस्ट वैल्यू चाहिए होगा हमारे पास यहाँ पे। अब देखो कि ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे ये ऐसे ग्राफ उठ रहा है ऊपर, एक पीक वैल्यू को टच कर रहा है। जो पीक वैल्यू हमारे पास 1 दिया है और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 दिया है। और ऊपर जाके ये फिर से ऐसे नीचे भी आ रहा है ग्राफ। और अब देखो, अगर आप गौर से देखो तो 3 के कुछ बाद ये एंड हो रहा है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग पे ये एंड हो रहा है। और जो इसका मिडिल वाला पॉइंट है मतलब कुछ ऐसा पॉइंट, वो अगर हम एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो वो एग्जैक्ट 1.5 पे नहीं आ रहा, वो 1.5 पे थोड़ा बाद आ रहा है। मतलब आप देखोगे, आप अगर आपको इसको सॉल्व करना होगा तो आपको इस ग्राफ का इक्वेशन चाहिए होगा। लेकिन इस ग्राफ का इक्वेशन कैसे निकालें? तो आप देखो कि आप एक ग्राफ इमेजिन करो जो कि ऐसे 0 से 3 के बीच में हो रहा है। इमेजिन करो साइन का ग्राफ क्या होता है, 0 से पाई के बीच अगर हम देखते हैं तो ये 0 हुआ और ये पाई हो गया। पाई मतलब 3.14, ये कुछ ये हो गया। मतलब आप इसको 3.14 एज्यूम कर सकते हो, नहीं तो इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इसको 3.14 एज्यूम कर लिया और फिर बीच वाला जो पोर्शन है, मतलब इसको अगर पाई एज्यूम कर ले तो बीच वाला जो पोर्शन है वो π/2 आप मान लो। अब देखो कि 0 से π/2 यह ग्राफ ऐसे हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऊपर 1 को टच कर रहा है π/2 पे और फिर से ये नीचे आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक साइन का ग्राफ है और इसको इंटीग्रेट करके हम इसका एरिया निकालेंगे। तो इंटीग्रल sin x dx माइनस cos x
cos x प्लस सी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हमें लिमिट पुट करना होगा। लिमिट आप देख सकते हो पे 0 से पाई तक है, 0 से पाई इज इक्वल टू माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके cos पाई माइनस cos 0, माइनस कॉस पाई का वैल्यू होता है हमारे पास -1 माइनस कॉस 0 भी 1 होता है हमारे पास। तो ये आंसर हो गया 2। तो ये जो 2 मतलब 3 नंबर ऑफ आंसर जो हुआ 2, इसका एरिया हो गया 2 स्क्वायर यूनिट। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन इसका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, ये हमारे पास है UGEE का क्वेश्चन नंबर 11 सैम्पल PDF से, जो कि मैंने UGEE की वेबसाइट से लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको करने में बहुत ज़्यादा दिमाग भी चाहिए होगा। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि गिवन बिलो इज एन एनक्रिप्टेड सेंटेंस। आपको एनक्रिप्शन का मतलब पता होगा कि इसका कोई हिडिंग मीनिंग होगा। एनक्रिप्टेड सेंटेंस क्या है हमारे पास? SJ, HVJ, HMM, GPVC, BHI, LPBJ, VJ, BH, EC, LP, LH, BZ, JM, GJ, FAJ, XX, decoded on based on given clues। तो जो क्लू है हमारे पास, क्लू में दिया गया है कि क्लू हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो H है हमारे पास वो एक्चुअली A है। क्लू 2 स्टैंड्स फॉर E, ये J होगा, J स्टैंड्स फॉर E, J स्टैंड्स फॉर E, C स्टैंड्स फॉर N, L स्टैंड्स फॉर S, और यहाँ पे ये शायद I है हमारे पास, I स्टैंड्स फॉर D। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर B देख लो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे H दिया है, H A, और H आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे द वर्ड HVJ इज डिकोड एज। H आप देख सकते हो स्टैंड्स फॉर A। H यहाँ पे A कहाँ पे है? ये A है, तो 4 नंबर हो जाएगा BR। और V और J, यहाँ से हमें V और J भी मिल जाएगा। V यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, आप देख सकते हो कि VR, तो V हो जाएगा हमारे पास R, और J हो जाएगा हमारे पास E, और J हो गया हमारे पास E। तो ये हमें बहुत सारे क्लू मिल गए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो GPVC, G नहीं है हमारे पास। क्या क्या है आप देख लो। GPVC में क्या है हमारे पास? सिर्फ V और C है, मतलब जो लास्ट में आएगा यहाँ पे R और N आना चाहिए। मतलब RN ये हो सकता है, RN ये हो सकता है, RN ये हो सकता है, लेकिन मोन नहीं होगा यहाँ पे पास। तो मोन यहाँ पे हम कर देंगे। तो फर्न, बॉर्न और बर्न। अब आप देखो कि ये लेटर P है हमारे पास, G के बाद P है हमारे पास, और C नंबर में भी G के बाद P ही है हमारे पास। मतलब P जो यहाँ पे है हमारे पास, वो P या तो O होगा, मतलब P या तो O होगा, या तो ये I होगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे P जो है हमारे पास दिया है, तो P यहाँ पे I तो है ही नहीं, तो ये P को O ही होना पड़ेगा। मतलब जो सेकंड लेटर होगा ये O होगा, मतलब ये 2 नंबर सही हो गया। तो A का 2 हो गया, B का 4 हो गया। और अगर A का 2 सही हुआ तो BORN, मतलब B स्टैंड्स फॉर G, O स्टैंड्स फॉर P, R स्टैंड्स फॉर, ये R स्टैंड्स फॉर V है तो हमने देख ही लिया, और N स्टैंड्स फॉर C। अब आप लास्ट में देखो कि LPBJ, तो L हमारे पास S है, P हमारे पास P हमारे पास यहाँ पे O दिया है, B है हमारे पास B हमारे पास G दिया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास G नहीं है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और J क्या है J हमारे पास है E, SO डैश E। अब आप देखो कि यहाँ पे ये साइड तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि S और समथिंग E आएगा, और R और L भी यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो कि R और L यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे R जो है वो ऑलरेडी V हो गया है, और यहाँ पे L जो है L ऑलरेडी S हो चुका है। तो मतलब अब देखो ये सेंस नहीं बना रही, क्योंकि L ऑलरेडी S हो गया है, और यहाँ पे कोई S है ही नहीं। मतलब ये जो L है ये नहीं होगा, SO RE, R यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कि V यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है। तो R अगर V हो गया तो इसको सम ही होना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सम। तो जो आंसर आएगा हमारे पास फाइनली वो आएगा A का 2, B का 4, C का 1। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल सोल्यूशन।